स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं आप। देखिए हम कर रहे हैं इसी सीरीज में प्लस टू का जो 12वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स है उसके मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं आपके पेपरों की दुराई के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए। और इसी सीरीज में हमने 443-11 का AB कोड भी पहले कर लिया है और 80 कोड आपको करवा रहा हूँ तैयारी के लिए। आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए इसके साथ साथ करते रहें। देखिए पहला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या नहीं है। क्या उत्पादन करें, ये तो समस्या है। किसके लिए उत्पादन करें, ये भी समस्या है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे प्राप्त करें, ये भी है। निरंतर बेरोजगारी समस्या ये नहीं है। तो नहीं में पूछा था तो आपका उत्तर द है, इसको आप टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समष्टि शास्त्र में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन सही है, चुनाव सीमितता का अध्ययन सही नहीं है, निजी उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं है, उपरोक्त ये नहीं है। तो हमारा उत्तर रहेगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ऑन विच कमांडेड लॉ ऑफ द डिमांड एप्लीकेबल। गिवन वस्तुओं पर, सामान्य वस्तुओं पर, स्थापन वस्तुओं पर, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर। मेरे हिसाब से सामान्य पर होना चाहिए, सामान्य वस्तुओं पर नियम लागू होना चाहिए। यहाँ इसमें स्थापन वस्तुओं से दिए किताब वाले ने, मेरे हिसाब से ये गलत है। बाकी आप कहीं से कन्फर्म कर सकते हैं, मैं मेरे मुताबिक बता रहा हूँ। बाकी आप इसका आंसर और भी कहीं से कन्फर्म कर सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में जब वह प्राप्त करता है क्या करेगा। अधिकतम आय, अधिकतम हानि, अधिकतम संतुष्टि। तो अधिकतम संतुष्टि होती है, आय और हानि की कोई बात नहीं, अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा सह रहेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से। विनिमय का यह है, मूल्य की इकाई, अ और ब दोनों, मूल्य का हस्तांतरण। इसमें अ और ब दोनों होते हैं, मूल्य का हस्तांतरण नहीं होता। तो अ और ब है तो हमारा उत्तर रहेगा स, क्योंकि स में अ और ब दोनों दे रखे हैं। तो ये 5 प्रश्न थे। इसके बाद हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 गिफन वस्तुओं के मांग का नियम का अपवाद है। बिल्कुल सही बात है, गिफन वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद हैं, इन पर नियम ना लागू नहीं होता। जब कीमतें बढ़ती है तो आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, यानी इसका घनात्मक होता है। इसलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, ये जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक है आपकी। दूसरा है औसत आय वक्र कहलाता है। औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सही है, इसलिए इसको टिक मार्क ठीक सही लिखेंगे। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, बिल्कुल गलत है। पूर्ति और स्टॉक का एक भाग होती है। पूर्ति वो होती है जो बिकने के लिए तैयार है वर्तमान कीमत पर, बट स्टॉक वो भी हो सकता है जो बिकने के लिए तैयार नहीं है बल्कि गोदामों में पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको गलत करेंगे, इसके बाद पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्याज टर्म में आता है, एक पॉइंट पे नहीं है। अगला आपका साधन लागत पर GDP बराबर साधन लागत पर NDP घटा घिसावट व्यय, ये बिल्कुल गलत है। जो घिसावट व्यय होता है GDP में से घटता है तो NDP आता है। तो जो हमने यदि साधन लागत है ये तो बराबर हो गया, G ग्रोस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से तो नेट निकालेंगे तो डोमेस्टिक ये इसमें से नहीं घटना चाहिए था, बल्कि ये इसमें से घटना चाहिए था, इसलिए आपका गलत है। कर एक अनिवार्य भुगतान है नहीं है, कर एक भुगतान है, यहाँ नहीं लिखा इसलिए गलत है। यहाँ नहीं शब्द नहीं लिखता पर ये ठीक होता। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भरने आपने इसमें। देखिए जब कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं। यहाँ कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तो कीमत के साथ संबंध है तो पूर्ति का, या इंग्लिश में करें इंक्रीज द क्वालिटी सप्लाइड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस कॉल्ड इज, क्या कहेंगे, पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई, ये उत्तर देंगे हम, पूर्ति का विस्तार देंगे। इसके बाद अगला है छात्रवृत्ति आय है, हस्तांतरण आय है, पक्का कन्फर्म रहता है। बुढ़ापा पेंशन, छात्रवृत्ति ये आपकी हस्तांतरण आय होती है। मुद्रा में वन वे होता नहीं, मुद्रा में खालिस्तान शामिल होती है, केवल सिक्के, करेंसी बैंक में जमा, करेंसी और बैंक में जमा सारे उसको मुद्रा मानते हैं हम, केवल करेंसी को और केवल सिक्कों को नहीं कहते। तो हमारा ये उत्तर रहेगा। राजकोषीय नीति सरकार की नीति को दर्शाती है। आय और व्यय रक्षा,
आय और व्यय को दिखाती है राजकोषीय नीति की, रक्षा को नहीं। आय और व्यय हमारा इसका उत्तर रहेगा। केंद्र का गुणक जाना जाता है रोजगार गुणक, निवेश गुणक। निवेश गुणक के नाम से जानते हैं हम इसे। आय निवेश में परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन होता है उस दर को, निवेश की दर जितने परिवर्तन है उससे आय में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम गुणक कहते हैं। अगला प्रश्न आपका अति लघु उदाहरण प्रश्न है छोटे। अर्थशास्त्र दुर्लभता की परिभाषा दें। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने 1932 में अपने प्रकाशित पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में दी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों के संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 3, उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संतुलन की वह स्थिति है जहां एक उपभोक्ता अपने दी हुई निश्चित आय और वह वस्तुओं की दी हुई कीमत पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, जहां से हटना नहीं चाहता, उसे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से बाजार की उस अवस्था से है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत संख्या में होते हैं और बाजार में समरूप वस्तुओं को बाजार में एक कीमत पर बेचा जाता है। स्टॉक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टॉक? जो मात्रा समय के किसी निश्चित बिंदु के संदर्भ में मापी जाती है स्टॉक कहलाती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, पूंजी, संपत्ति, विदेशी ऋण, माल सूची, खाद्यान्न भंडार आदि स्टॉक हैं। स्टॉक के भंडार हैं इसलिए कहते हैं। व्यापारिक बैंकों में तो प्राथमिक कार्य है। व्यापारिक बैंक के निम्नलिखित कार्य नंबर। व्यापारिक बैंक लोगों को निष्क्रिय जमा पूंजी को एकत्रित करते हैं और उन्हें उत्पादकों के लिए उपलब्ध कराते हैं। बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करना प्रोत्साहित करते हैं। नए उत्पादन की वृद्धि आर्थिक विकास का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। या इसके साथ आप कह सकते हैं लोगों के मेन काम है बैंकों के लोगों को ऋण देना और लोगों के पैसे को जमा करना। घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं? घाटे के बजट से अभिप्राय उस बजट से जिसमें सरकार की अनुमानित आय और उससे अनुमानित व्यय से कम होती है। इस पर घाटे का बजट बराबर, अनुमानित आय ज्यादा है। अनुमानित आय, अनुमानित व्यय खर्चा जब आय से ज्यादा हो जाता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। तो अनुमानित व्यय ग्रेटर देन अनुमानित आय। स्थिर विनिमय दर के 2 लाभ बताइए। स्थिर विनिमय दर प्रणाली दर से विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाती है क्योंकि उसमें व्यापार में आने वाली वस्तुओं की कीमतों का सही अनुमान लगाया जाता है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली की कोई अनिश्चितता नहीं होती और न ही जोखिम होता है। इस प्रकार स्थिर विनिमय दर तथावाद के रूप में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लघु उत्तर आपके जो प्रश्न है वो देखिए। कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमारा पहले ऑलरेडी आ चुका है इसलिए हम दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपने किया था वहाँ, तो ये आप इसके लिए उत्तर अपना 2020 का सी सेट में मैंने कर दिया था। प्रश्न संख्या 9 था ये। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता 4 अंतर बताइए। अंतर पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों का। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है जबकि एकाधिकार में फर्मों की संख्या सीमित होती है या एक होती है। कीमत पूर्ण प्रतियोगिता सफलता बाजार में एक ही कीमत पाई जाती है जबकि एकाधिकारी में एक ही वस्तु की विभिन्न कीमतें पाई जा सकती हैं। एकाधिकारी में प्रतिशत वस्तु की विभिन्न कीमतें पाई जाती हैं क्योंकि वो अपना अपना कीमत बनाते हैं। वस्तु की प्रकृति, ये कीमत के मामले में सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता है वो कीमत स्वीकारक होता है, निर्धारक नहीं होता, जबकि एक अधिकार में निर्धारक भी होता है। वस्तु की प्रकृति, वस्तु प्रतिपूर्ण स्पर्धा वस्तु की समरूप वस्तु होती हैं जब एक अधिकारी में वस्तु भेद पाया जाता है। बाजार का ज्ञान पूर्ण प्रतिस्पर्धा ये मानकर चलते हैं क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का ज्ञान होता है जबकि एक अधिकारी प्रतियोगिताओं में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का ज्ञान नहीं होता। विक्रय लागतें पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विक्रेता का अभाव पाया जाता है क्योंकि सभी वस्तु समान होती है और एक ही रेट पर बिकती है इसलिए वहां पर कोई वो नहीं होता। एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपटीशन होता है इसलिए विक्रय लागतें काफ़ी होती हैं। अपने उत्पादन को बेचने की ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय लागतों का प्रयोग सहारा लिया जाता है। निजी आय और व्यक्तिगत आय में निजी आय की धारणा व्यक्तिगत आय से अधिक व्यापक है। व्यक्तिगत आय की धारणा निजी आय का ही से कम व्यापक है। निजी आय में निगम कर उद्यमों से बचतें शामिल होती हैं। व्यक्तिगत आय में निजी कर उद्यमों की बचतें शामिल नहीं होती। निजी आय में अर्जित आय, अनर्जित आय जैसे सभी प्रकार के
चालू स्थानांतरण शामिल होती है। व्यक्तिगत आय में कारक आय और संतुलन शामिल होते हैं, बाकी नहीं आते। निजी आय बराबर है निवल घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र की आय प्लस में सभी प्रकार के चालू स्थानांतरण प्लस विदेशों से प्रारंभिक कारक। व्यक्तिगत आय इक्वल टू निजी आय माइनस लाभ कर और माइनस में अतिरिक्त लाभ घटा करके जो होते हैं उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं हम मिश्रित आय। मिश्रित आय की धारणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो स्वरोजगार व्यक्ति जैसे किसान, छोटे दुकानदार, डॉक्टर आदि अपने साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि आदि की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उन्हें ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी के रूप में मिलीजुली आय प्राप्त होती है। इसे मिश्रित आय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयां। नंबर 1, मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी सामान्य इकाई का अभाव होता है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का माप किया जा सके। जैसे 1 मीटर कपड़े के बदले में कितना अनाज देना चाहिए, या 1 मकान के बदले में कितनी जमीन का टुकड़ा आता है, या 1 जोड़ी जूते के बदले में कितना दूध घी देना चाहिए, यह जानना असंभव है। असंभव न हो परंतु कठिन बहुत ज्यादा है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है। वस्तु के साथ विनिमय तभी हो सकता है जब दो व्यक्ति परस्पर विनिमय करें, एक दूसरे की आवश्यकता हो। जैसे कि एक व्यक्ति के पास भैंस है और उसे चने चाहिए, तो उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास चने हों। इस प्रकार दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तु की अविभाज्यता। जो वस्तुएं अविभाज्य होती हैं उनको विनिमय दर का निर्धारण करना विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। जैसे एक भैंस और एक कुत्ते का विनिमय करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। संचय की समस्या। वस्तुविनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं को संग्रह करके रखने में बड़ी समस्या होती है। जैसे अनाज, फल, सब्जियां आदि को संग्रह करके रखने में के सामने आते, जबकि मुद्रा में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। भविष्य में भुगतान करने की समस्या होती है। वर्तमान में उधार ली गई वस्तुओं के भुगतान के संबंध में समस्या उत्पन्न हो सकती है। समस्या भुगतान की जाने वाली वस्तु की किस्म को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। ब्याज का भुगतान करने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ये कुछ थे आपके 5 पॉइंट जो थे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लेना आप। ये बार बार बोर्ड में पूछा जा रहा है। पूर्ण रोजगार का संतुलन चित्र सहित कीजिए। ये हमने प्रश्न 2019 अभी जो पिछला सेट किया था, हमने 20 सेट किया था, उसमें ये उत्तर को हमने 14वां प्रश्न था उसको उत्तर वहाँ किया था। गुण की धारणा का रेखा चित्र सहित वर्णन करें। निवेश की गुण की धारणा। हम जानते हैं कि निवेश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है जिसके रोजगार, उत्पादन, आय का स्तर बढ़ जाता है। अर्थात निवेश में परिवर्तन आय में परिवर्तन लाता है। आय में यह परिवर्तन निवेश में परिवर्तन कई गुना कर देता है, इसलिए इसको गुण भी कहते हैं। अतः अर्थव्यवस्था में जितनी मात्रा में निवेश बढ़ाया जाता है राष्ट्रीय आय में उससे कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। चूंकि आय में होने वाला परिवर्तन निवेश में परिवर्तन का कई गुना होता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि दी हुई अवधि में निवेश की राशि 100 करोड़ बढ़ाने से 500 करोड़ बढ़ जाती है तो निवेश गुणक 500/105 होगा। निवेश की वृद्धि में फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। इसका सूत्र दिया हुआ K बराबर डिफरेंस बिटवीन आय डिवाइडेड डेल्टा आई, आय में परिवर्तन बटा में निवेश में परिवर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न, ये निवेश गुण की प्रक्रिया समझा रखी है, किस प्रकार है देखिए। आय का सृजन, पहले राउंड में निवेश 10 करोड़, आय में वृद्धि 10, उपभोग मान लिया हमने 2 कर लिया। यदि हमारी MPC 50% है तो 50% में करेंगे तो आपकी 50 में से 10 करोड़ से 5 करोड़ खर्च होगी, बच के कितने 5 करोड़। आगे फिर ये चले गए 5 करोड़, उसमें से खर्च कितने होंगे 2.5 करोड़। इस प्रकार ये जब तक चलती रहेगी जब तक 10 गुना ना हो जाए। तो उपयुक्त तालिका से आपको स्पष्ट है कि पहले दौर में आय 10 करोड़ होगी और इसी दौर में उसकी सरकार द्वारा निवेश 10 करोड़ किया गया था। दूसरे दौर में आय 5 करोड़ की गई थी क्योंकि लोगों ने सीमांत वो प्रवृत्ति 1/2 या 50% कह सकते हैं आप इसको। इन लोगों द्वारा बढ़ी हुई आय का 50% खर्च करेंगे, 50% बचा कर रखेंगे। इस प्रकार प्रत्येक में आय वृद्धि होती जाएगी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अंत में कुल आय में होने वाली वृद्धि 20 करोड़ के बराबर नहीं हो जाती। इस क्रिया को हम आय सर्जन का रेखा चित्र द्वारा भी कर सकते हैं। जो रेखा चित्र नीचे बना है आपका इसी से बढ़ रहा है। देखो जितना जितना हम उत्पादन लगा रहे हैं उपभोग भी बढ़ रहा है, आय बचत उसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती है। उपभोग जितना हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आपको आता है।
भुगतान संतुलन के प्रतिफल के आर्थिक कारण ये हैं। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने कारण है निर्यात और आयात में संतुलन का पैदा होना, बड़े पैमाने पर विकास व्यय के लिए भारी आयात करने पड़ते हैं, ऊंची घरेलू कीमतों के कारण आयात में वृद्धि होना, चक्रीय उतार चढ़ाव का, सामान्य व्यवसाय में तेजी और मंदी का चक्कर, पूर्ति के स्रोतों का विकास, नए और बेहतर स्थापना उत्पादन बढ़ना, उत्पादन लागतों में वृद्धि करना। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरों बड़े प्रश्नों पर। मांग का नियम क्या है, इस नियम क्यों लागू होता है? ये प्रश्न हमने 2020 सेट ए में पहला ही प्रश्न हमने जब शुरू किए थे तो उसी में था 17वां प्रश्न। इसके बाद मांग के लॉस, कीमत लॉस इसे मापने की कुल व्यय विधि, ये व्यय विधि का भी हमने प्रश्न सेट 2020 के ए में कर चुके हैं, 17वां प्रश्न था। पूर्ति से आपका क्या पैसे प्रभावित करने वाला था, तो इसके लिए विद्यार्थी बी सेट की चौथा प्रश्न था। ये प्रश्न हम ऑलरेडी पहले पेपरों में करा चुके हैं, जो इससे पहले की वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे आपके 4 वीडियो में आ चुके हैं। वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए कृपया उन प्रश्नों को दोबारा अच्छे से याद कर लें और उनके लिए अपनी पहले वाली वीडियो जो कोड वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख लें। प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये प्रश्न शायद आपका नहीं आएगा, उस समय में तो था ये आपका, अब सिलेबस से बाहर है, फिर भी आप इसको एक बार देख लें कि एक अधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तु विभेद होता है, फर्मों का निर्णय प्रताप होता है, विक्रिया लागतें बहुत ज़्यादा होती है। विशेष खास बात है इसकी, प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के लिए एक अधिकारी है। उद्योग ग्रुप में अंतर होता है। आय वक्र है वो इस प्रकार, मांग वक्र वो इस प्रकार का होता है, MR और AR इस प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं इसी प्रकार के। अब अगला प्रश्न इसका तो मैं अल्पाधिकार, ये अल्पाधिकार कुछ लोगों का अधिकार होता है, कुछ फर्मों का अधिकार होता है। सेट 2020 में 19वां प्रश्न था। तो इस प्रकार आपने देखा कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न तो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप ज़्यादा समय न रहते हुए लंबी वीडियो न बनाते हुए मैं यहीं पर इसका समापन करता हूँ। तो आप यदि और गहराई से तैयार करने तो आप वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें। धन्यवाद।